गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ओरल कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरल कैंसर क्या होता है। फर्स्टली अपन को देखना है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम क्रैब। क्रैब से लिया गया है। क्रैब क्या होता है? केकड़ा होता है। केकड़े के जैसे पैर होते हैं ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। वैसे ही कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव होके इन्फिल्ट्रेशन या फिर मेटास्टेसिस करने का काम करता है। ठीक है, और ये अनकंट्रोल टाइप का और अनकोऑर्डिनेटेड टाइप का ग्रोथ होता है सेल्स का। एंड इसमें क्या हो जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका फंक्शन चेंज होने लग जाता है, इसमें अल्ट्रेशन आने लग जाता है। इसको बोलते हैं अपन कैंसर। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कैंसर के लिए, जो इसको डिफ़ाइन करती है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। Some terminology. First, neoplasm, tumor, new growth. It is defined as abnormal mass of tissue growth which exists and uncoordinated with normal tissue, and growth persists even after removal of the stimulus that has caused neoplasm. इसमें क्या होता है, जो एबनॉर्मल मास टिश्यू है उसका क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ होता है। और ये क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड होता है नॉर्मल सेल्स से। जो नॉर्मल सेल्स होती है आजू बाजू की, उसके साथ अनकोऑर्डिनेटेड रहता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यू परसिस्टेंट ग्रोथ करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। जो इसको नियोप्लाज्म करने के जो कॉज या फिर जो इसको स्टिमुलस कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो भी स्टिमुलस है, अगर उसको रिमूव भी कर दिया जाए उसके बाद भी इसका परसिस्टेंस ग्रोथ रहता है अनकोऑर्डिनेटेड टाइप का, उसको बोलेंगे अपन नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर या फिर न्यू ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इज नोन एज हाइपरप्लेजिया एंड इन नॉर्मल अरेंजमेंट। हाइपरप्लेजिया में क्या हो जाता है, जो नॉर्मल सेल्स रहती है उसकी नंबर में इंक्रीज होना। ठीक है, उसके नंबर में कंटिन्यू इंक्रीज़ होता है, बट उसका जो अरेंजमेंट रहता है वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है। मतलब अगर एक साइज़ की, अगर 4 इंच की ब्लॉक है, समझ लो एक सेल है 4 इंच की, तो वो क्या हो जाती है, साइज़ में बड़ी होती है सर, सॉरी नंबर में बस बड़ी होती है। जैसे 2 ब्लॉक है तो 2 से 4 ब्लॉक में हो जाएगी, बट उसके अरेंजमेंट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, कंटिन्यू वो अरेंज उसका नॉर्मल अरेंजमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, जैसे 4 इंच की ब्लॉक थी वो फिर 6 इंच की हो जाएगी। जितनी भी सेल्स हैं उसके साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एट्रॉफी, डिक्रीज साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। मतलब जो सेल का फुल डेवलपमेंट होने के बाद उसके साइज़ में डिक्रीज़ होना, उसको बोलेंगे एट्रॉफी। डिस्प्लेजिया, एन अल्ट्रेशन इन साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएट सेल। जो सेल होती है उसके साइज़ में, शेप में और उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेल लॉस्ट देयर रेगुलरिटी एंड शो वेरिएबिलिटी इन साइज एंड शेप। जो सेल की जो रेगुलरिटी रहती है वो लॉस्ट हो जाती है और उसके साइज़ और शेप में काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट, मेटाप्लेजिया। व्हाट इज़ द मेटाप्लेजिया? चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू इनटू अनदर टाइप ऑफ अडल्ट टिश्यू। इसमें क्या हो जाता है, एक टाइप के टिश्यू चेंज होने लग जाता है अनदर टाइप ऑफ टिश्यू में, पूरा उसका फंक्शन चेंज होने लग जाता है। मतलब इसलिए इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। एनाप्लेजिया, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल साइज। एनाप्लेजिया मतलब कभी छोटी कभी बड़ी कभी इरेगुलर टाइप की, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल साइज होता है। नेक्स्ट, इन्वेशन। इन्वेशन इज़ एन इनफिल्ट्रेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू। जो सराउंडिंग टिश्यू रहते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स में अगर टिश्यू हो रहा है, ठीक है, सॉरी ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो वो ट्यूमर फॉर्म क्या हो रहा है, कंटिन्यू इन्वेड हो रहा है, मतलब वो फैल रहा है।
उसको बोलेंगे इन्वेशन की प्रोसेस, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यू फैलने की प्रोसेस को बोलेंगे अपन इन्वेशन। और मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस इट मीन्स सेकेंडरी डिपॉजिट और ट्यूमर इम्प्लांट ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर ट्यूमर इम्प्लांट भी बोलते हैं मेटास्टेसिस को। मेटास्टेसिस में क्या हो रहा है, जैसे जो सेल है वो कंटिन्यू नंबर और साइज़ और ऑर्गेनाइजेशन में अल्ट्रेशन दिखा रही है और वो इन्वेड हो रही है, मतलब वो फैल रही है, ठीक है। वो फैलने के साथ साथ क्या हो रही है, किसी ऑर्गन या टिश्यू में जाके इम्प्लांट हो रही है और वहाँ पे अपना कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और जहाँ पे सेल से पहले से ग्रोथ हो रही थी वो तो हो ही रही है, पर वो इन्वेड होने के बाद दूसरे ऑर्गन में जाके इम्प्लांट होके फिर वहाँ भी ग्रोथ करना, उसको बोलेंगे मेटास्टेसिस। फिर नेक्स्ट है कार्सिनोमा। वो कार्सिनोमा और सार्कोमा, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर अपने एपिथेलियल टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा, ठीक है। और सार्कोमा किसको बोलेंगे, सार्कोमा इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, लिम्फ नोड्स, वस्कुलर सिस्टम, ब्लड। सार्कोमा क्या है, मेसेनकाइमल टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अगर मेसेनकाइमल टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म होता है तो उसको बोलेंगे अपन सार्कोमा। और कार्सिनोमा किसको बोलेंगे, अगर एपिथेलियल टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। और मेसेनकाइमल टिश्यू में जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, वस्कुलर सिस्टम, ब्लड हो गया, ये सब है मेसेनकाइमल टिश्यू के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कैंसर। अपन ओरल कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओरल कैंसर, ओरल में जो भी अपनी सेल्स प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल एंड द कंडीशन परसिस्ट इवन आफ्टर द स्टिमुलस और द इनिशिएटिंग फैक्टर इज रिमूव्ड। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि कैंसर क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू। अगर और इसमें क्या होता है, कंटिन्यू सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेल का मल्टीप्लिकेशन अगर कंटिन्यू होगा तो ये क्या होगी, अनकोऑर्डिनेटेड टाइप का और अनकंट्रोल टाइप की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी टिश्यू में, ठीक है। और अगर इसके स्टिमुलस या फिर कॉजिंग फैक्टर को अपन रिमूव भी कर देते हैं फिर भी सेल्स का क्या होता है, ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, इसको ही बोलते हैं कैंसर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंट्रा ओरल मैलिग्नेंसीज। ये क्या क्या मैलिग्नेंसीज हो सकती है इंट्रा ओरल में। फर्स्ट, ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम। जो ट्यूमर रहता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सरफेस एपिथेलियम टिश्यू से स्टार्ट होता है। जैसे कि स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप, जो स्क्वायमस सेल्स रहती है प्रेजेंट, उसमें अगर कंटिन्यू ग्रोथ या फिर ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मेलेनोमा, जो मेलेनोसाइट्स रहते हैं, मेलेनोसाइट्स में अगर कंटिन्यू मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेलेनोमा। देन सेकेंड है ट्यूमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रैंडुलर टिश्यू, स्लैवरी ग्लैंड, मेटास्टैटिक कैंसर फ्रॉम ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड लंग्स। जो माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे कि स्लैवरी ग्लैंड, अगर स्लैवरी ग्लैंड से अगर कंटिन्यू ट्यूमर का फॉर्म हो रहा है ना, ग्लैंड डिनोट करता है एडिनो, कार्सिनोमा डिनोट करता है कि एपिथेलियल टिश्यू से हो रहा है, ठीक है। और ये मेटास्टेसिस कैंसर फ्रॉम ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड लंग्स। मेटास्टेसिस फ्रॉम ब्रेस्ट से अगर मेटास्टेसिस हो के अगर ओरल में ओरल कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोस्टेट से प्रोस्टेट से
इन्वेड होके या फिर मेटास्टेसिस होके ओरल कैंसर फॉर्म हो रहा है, या फिर लंग्स से मेटास्टेसिस होके ओरल में कैंसर हो रहा है, तो उसको ग्रैनुलर टिश्यू के ट्यूमर में काउंट करेंगे अपन। ठीक है, इस टाइप की मैलिग्नेंसी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। देखो, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा हो सकता है, या म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा हो सकता है। इसमें थर्ड टाइप का देखेंगे, इसमें थर्ड है ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम मेसेनकाइमल टिश्यू। अब इसमें जो ट्यूमर कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, मेसेनकाइमल टिश्यू से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा। ये सब अलग अलग बॉडी के जो अलग अलग टिश्यू हैं, मेसेनकाइमल टिश्यू हैं, उसमें अगर मैलिग्नेंसी ट्यूमर हो रहा है तो उसके अलग अलग नाम है। ऑस्टियोसार्कोमा बोन में होना, ठीक है, तो ये अलग अलग है। लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लिम्फ भी अपना एक टाइप का मेसेनकाइमल टिश्यू है, तो इसमें अगर मैलिग्नेंसी हो रही है तो इसको बोलेंगे लिम्फोमा। ये हो गया अपने इंट्राऑरल मैलिग्नेंसी। अपन को किस किस टाइप से देखने मिल सकते हैं, एक तो एपिथेलियल, दूसरा है ग्रैनुलर, है ना, ग्लैंड से ग्लैंडुलर, और थर्ड है मेसेनकाइमल टिश्यू से। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ईटियोलॉजी। व्हाट ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। टोबैको, इट हैज़ बीन शोवन दैट दोज स्मोकिंग 40 or more cigarettes per day are 5 to 7 times more at risk of developing cancer than non-smoker। जो चेन स्मोकर होते हैं, जो कंटिन्यू स्मोक करते हैं, जो 5 to 7 टाइम्स पर डे क्या करते हैं, 40 से ज़्यादा, मोर देन 40 सिगरेट्स पीते हैं। ठीक है, अगर उससे कम भी पीते हैं तो भी ये फॉर्म करता है कैंसरस सेल्स को, मोर देन नॉन स्मोकर। ठीक है, नॉन स्मोकर को उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना कि स्मोकर को होता है। अल्कोहल, दिस पॉसिबली एक्ट्स एज इरिटेंट एंड सॉल्वेंट विच फैसिलिटेड penetration of mucosa by other carcinogens like tobacco. It may also suppress efficiency of DNA repair after exposure to carcinogen। अल्कोहल क्या करता है, ये क्या करता है, एक टाइप का इरिटेंट है, और जो कि पेनिट्रेशन करने का काम करता है म्यूकोसा में। ठीक है, और जो अदर कार्सिनोजेंस जैसे कि टोबैको हो गए, उसके साथ साथ में ये एक्ट करता है। इट मे ऑल्सो सप्रेस इफ़िशेंसी ऑफ DNA रिपेयर आफ्टर एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। मतलब जो कार्सिनोजन के साथ साथ ये एक्ट कर रहा है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, जो हमारे सेल्स का DNA है उसके एफिशिएंसी को भी, मतलब उसके काम करने की ताकत को भी वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो सेल्स क्या होती है, रिपेयर नहीं हो पाती है ना, और ये क्या होता है, कैंसर करने का कॉजेस होता है। वायरसेस, सम टाइप ऑफ वायरसेस दैट लीड्स टू कैंसर, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV, और इप्स्टेन बार वायरस। ये सब क्या है, कुछ टाइप के वायरसेस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं अलग अलग ऑर्गन में। द नेक्स्ट है पुअर डेंटल हाइजीन एंड कंस्टेंट क्रॉनिक ट्रॉमा टू म्यूकोसा ड्यू टू डेंटल कॉज। अगर पुअर डेंटल हाइजीन है अपना, और अगर कोई क्रॉनिक ट्रॉमा हो गया म्यूकोसा में, है ना, ड्यू टू डेंटल कॉज, डेंटल की वजह से मतलब जैसे कि अगर जैसे पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन हो रहा है,
ठीक है, अपन ब्रश नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्या हो रहा है, जो डेंटल कैरीज है वो जमा हो रही है, जमा तो हो रही है, कंटिन्यू बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, वायरसेस का ग्रोथ हो रहा है, जो स्पायरोचीट्स अपन ने बहुत सारे जो इससे पहले पढ़े है ना, उसमें अगर कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है तो ये क्या हो सकता है, माउथ के सेल्स को हार्म कर सकता है, या फिर कोई क्रॉनिक टाइप का ट्रॉमा जैसे लग गई है माउथ में, कहीं अल्सरेशन कट हो गया है और ज़्यादा सीवियर कट हो गया है, ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर टाइप का ट्रॉमा है, तो उसे क्या हो सकता है, सेल के डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं, है ना, सेल्स के जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल टाइप की हो सकती है, या फिर अपना पुअर डेंटल हाइजीन है तो। नेक्स्ट है रेडिएशन, एक्सरे, सनलाइट, यूवी लाइट। अगर कंटिन्यू अपन एक्सरेज के कांटेक्ट में रहेंगे तो अपने सेल्स की जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है पूरी तरीके से, इसलिए रेडिएशन इज़ मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कैंसर। रेडिएशन में जैसे कि एक्सरे, सनलाइट या यूवी लाइट। फिर हेरिडिटी सिंड्रोम्स, हेरिडिटी सिंड्रोम्स में आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटी होती हैं, ठीक है, जैसे कि बेसल सेल नर्वस सिंड्रोम या फिर इरोड्रोमा पिगमेंटोसा। तो ये क्या है, ये सब क्या है, हेरिडेटरी सिंड्रोम्स हैं, जेनेटिक के वजह से होने वाले कॉज। देन नेक्स्ट है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस लाइक इंचिन प्लानस और टेरी फिलीस, ल्यूकोप्लेकिया, क्रॉनिक कैंडिडियासिस या पाल्मर वेंसन सिंड्रोम। ये क्या है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, अगर कोई से इनमें से जैसे कि या अलग अलग टाइप के फंगल वायरस या बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है, अगर कोई सा इनमें से सिंड्रोम होता है, या फिर ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, वाइट अल्सरेशन हो जाता है किसमें, टंग में, उसको बोलेंगे माउथ में वाइट अल्सर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। क्रॉनिक कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस तो इससे पहले पढ़ा था कि ओरल ये कैंडिडा एल्बिगेंस ईस्ट लाइक फंगस की वजह से अगर अल्सर कॉज हो रहा है तो उसको बोलेंगे। ये सब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, अगर कंटिन्यू अगर ये रहेगी, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, सच टाइप ऑफ अल्सरेशन अगर कंटिन्यू फॉर्म होते हैं और ये हील नहीं होता है तो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में काउंट हो सकता है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। देन नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, अगर अपन प्रॉपर इंजेक्शन नहीं ले ले, फूड ही नहीं लेंगे, अपन इंजेक्शन नहीं करेंगे ना, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। देखो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है कैंसर की, कि इसमें लीजन्स प्रेजेंट है और ये हील नहीं होते हैं, और ये हील होने के लिए बहुत टाइम लेता है, अगर इसका पुअर डेंटल हाइजीन है, जैसे पेशेंट का पुअर डेंटल हाइजीन होता है, या फिर ये रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है, ये अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, या फिर ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से ये अल्सरेशन हो रहे हैं और ये हील नहीं हो रहे हैं, तो ये कैंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं स्प्रेड ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमास ऑफ द ओरल कैविटी, कि कैसे कैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्प्रेड होता है ओरल कैविटी में। फर्स्ट लोकल इन्फिल्ट्रेशन, लोकल इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो लोकल एरिया है माउथ की वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट होना, इन्फिल्ट्रेट मतलब इन्वेशन होना, ठीक है। इसमें देखते हैं इन्वेशन ऑफ लोकल सॉफ्ट टिश्यू, पहले जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है वो सॉफ्ट टिश्यू पे पहले इन्वेड होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, इन्वेशन ऑफ पेरिन्यूरल स्पेस, जो पेरिन्यूरल स्पेस है वहाँ पे जाके इन्वेड होना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये इन्वेड हो सकते हैं बोन में,
पहले सेल्स में, फिर नर्व में, ठीक है, उसके बाद बोन में। ये ऐसे इन्वेड हो सकता है, ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट है लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड नाम से पता चला है कि लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होना। तो इस मेटास्टेसिस इन रीजनल लिम्फ नोड्स, तो जो माउथ एरिया में जो रीजनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर मेटास्टेसिस होता है तो इसको बोलेंगे लिम्फेटिक स्प्रेड। देन थर्ड है ब्लड बोन मेटास्टेसिस। ब्लड बोन मतलब ब्लड बोन मेटास्टेसिस मतलब जो ब्लड कंटिन्यू वास्कुलर सिस्टम है अपना, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, अगर उससे हो रहा है मेटास्टेसिस, अगर उससे इन्वेड हो रहा है कैंसर सेल्स, तो उसको बोलेंगे ब्लड बोन मेटास्टेसिस। ठीक है। देन है अपन प्री ऑपरेटिव इवॉल्वेशन कैसे कैसे करेंगे। अपन पहले लेंगे इसको, अपन डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट अपन हिस्ट्री देखेंगे कि क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ जनरल हेल्थ, चेस्ट पेन, लिमिटेड एक्सरसाइज टॉलरेंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एनीमिया। इनमें से अगर कोई सी हिस्ट्री है तो अपन इसको ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द लीजन, मास और अल्सर, ऑनसेट ऑफ अकरेंस, ड्यूरेशन एंड पेन। जो लीजन्स की हिस्ट्री है कि कब से ये स्टार्ट हुआ था, ड्यूरेशन क्या है और पेन कितना है, इस हिसाब से अपन इसकी हिस्ट्री लेंगे। देन सेकेंड है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करेंगे एंड इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करेंगे। एक्स्ट्रा ओरल में क्या करेंगे, इंस्पेक्ट ऑफ हेड, फेस, नेक एंड एनी एसिमेट्री और चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन। इसमें क्या करेंगे अपन, हेड, फेस, नेक और जो एसिमेट्रिकल चेंजेस हुए हैं फेस में और कलर में, स्किन के जो कलर में, उसको अपन को एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स बायलेटरली। जो लिम्फ नोड्स हैं, जो नेक के जो माउथ एरिया के पास वाले जो लिम्फ नोड्स हैं उसको एग्जामिन करना है। देन नेक्स्ट है इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे कि इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ द ट्यूमर फॉर चेकिंग बॉर्डर्स, शेप, साइज, टेंडरनेस। जो इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे अपन, इंस्पेक्शन करेंगे, जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है ओरल कैविटी में उसके बॉर्डर को, उसके साइज, शेप और उसके टेंडरनेस को अपन को इंस्पेक्ट कर देखना है और पैल्पेट करके भी देखना है। थर्ड है रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। अपन रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं फॉर इवॉल्वेशन ऑफ प्राइमरी साइट्स एंड रीजनल लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कितना इन्वॉल्व हुआ है उसका देखने के लिए। ठीक है। समटाइम्स वी नीड चेस्ट एक्सरे टू एक्सटीट्यूट मेटास्टेसिस टू दी लंग्स। मतलब अपन को कभी कभी चेस्ट एक्सरे अपन ले सकते हैं चेस्ट एक्सरे, क्योंकि ये मेटास्टेसिस होकर लंग्स में भी हो सकता है कैंसर, इसलिए अपन चेस्ट एक्सरे भी ले सकते हैं। बेटर इमेजिनिंग टू access bony involvement and extension are CT scan while imagining to assess extent of soft tissue spread and recurrent tumor are MRI। जैसे अगर बोनी में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन हो रहा है कैंसर का तो उसके लिए बेस्ट है CT स्कैन। बट अगर सॉफ्ट टिश्यू में अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो अपन और रिकरेंट ट्यूमर हो रहा है तो इसके लिए MRI अपन के लिए बेस्ट चॉइस है। फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी में क्या क्या करेंगे अपन, ब्लड, HB ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया और एंजाइम्स, लीवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। अपन पूरा ऑल ओवर जितने ब्लड के इन्वेस्टिगेशन है वो करने हैं अपन को, और एंजाइम्स के जो फंक्शनल टेस्ट है वो करने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो हैं वो करने हैं। फिर अपन इसमें बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी में इसमें 4 टाइप की बायोप्सी, एक्सिजनल, इंसिजनल, एस्पिरेशन और पंच बायोप्सी। एक्सिजनल में क्या होता है, व्हेन द लीजन इज स्मॉल इट शुड बी टोटली एक्सिस्ड। जो ट्यूमर एक्सिजनल बायोप्सी नाम से पता चल रहा है कि एक्सिस्ट कर देना मतलब निकाल देना। अगर जो ट्यूमर का छोटा फॉर्म है
छोटा साइज़ है तो अपन उसको पूरा ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा रिमूव कर देते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी इसको लेते हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सिजनल बायोप्सी। ठीक है। और इंसिजनल बायोप्सी में क्या होता है कि इंसिजनल बायोप्सी इंडिकेटेड इन द लार्ज लीजन्स और व्हेन कंप्लीट एक्सिजन इज़ नॉट पॉसिबल। जो अ, अगर अपना ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, पूरा रिमूव नहीं कर सकते, तो उस ट्यूमर का सम छोटा सा टुकड़ा अपन को रिमूव करना है, उसकी स्टडी करनी है, उसको बोलेंगे इंसिजनल बायोप्सी। फिर थर्ड है एस्पिरेशन बायोप्सी। इफ़ द लीजन इज़ डीप सीटेड cystic or hemorrhagic aspiration biopsy should be done. In oral cancer, it mostly useful in evaluation of enlarged lymph nodes. एस्पिरेशन बायोप्सी में क्या कर सकते हैं, अगर जो लीजन्स है वो काफ़ी डीप तक इन्वेड हो चुका है, तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टिक डक्ट टाइप की या फिर हेमोरेजिक एस्पिरेशन करते हैं अपन, सीधा नीडल डाल के एस्पिरेट करते हैं, जितना भी जो भी मटेरियल है, जो भी सिक्रेशंस हो रहा है उस सेल्स को, उसको एस्पिरेट करके फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको बोलेंगे एस्पिरेशन बायोप्सी। जैसे कि लिम्फ नोड्स, जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं, ओरल कैविटी के जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं, उसको पैल्पेट करके वहाँ से अपन को थोड़ा सा सैंपल निकाल के फिर स्टडी करना, उसको एस्पिरेशन बायोप्सी बोलेंगे। पंच बायोप्सी, इट इज़ ऑफ लिमिटेड वॉल्यूम इन द ओरल कैविटी। It is of limited volume in the oral cavity. It is useful when a small tissue specimen is to be taken from inaccessible area, example maxillary sinus and the lateral and posterior pharyngeal walls. इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल टिश्यू स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं अपन, जो कि अनएक्सेसिबल एरिया है फ्रॉम जो जहाँ से जो और जैसे कि ओरल कैविटी हो गया, ठीक है, ओरल कैविटी में जहाँ पे ट्यूमर है अपना, है ना, ट्यूमर के पास के सबसे ज़्यादा जो साइनस प्रेजेंट है, ट्यूमर के पास का सबसे पास वाला साइनस जहाँ का प्रेजेंट है, वहाँ से सैंपल लेंगे, ये पता करेंगे कि वहाँ पे इन्वेड हुआ है कि नहीं, इसको बोलेंगे पंच बायोप्सी। ये हो गया अपना बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पंच बायोप्सी में कैसे करते हैं, जो ट्यूमर रहता है उसको, जो मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पे ओरल कैंसर हुआ है, वहाँ से उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और एक लेज़र रहता है, उससे अपन को क्या करना रहता है, उसको एक्साइज करना रहता है। फिर एक्सिजनल बायोप्सी में जो छोटा सा ट्यूमर फॉर्म हुआ है ऑल ओवर कहीं पे भी ओरल कैविटी में, उसको क्या करते हैं, कट करके रिमूव करते हैं। इंसिजनल बायोप्सी में देखो, जैसे ट्यूमर का फॉर्म ज़्यादा बड़ा है तो उसमें से सिर्फ एक छोटा पीस ऑफ अपन क्या करेंगे, टुकड़ा निकाल के फिर उसकी स्टडी करते हैं, ये इंसिजनल बायोप्सी। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओरल कैविटी कैंसर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अपन को क्या क्या देखने मिलेंगे, इसमें तो फर्स्ट है कि नॉन हीलिंग अल्सर मिलेगा। क्लासिकली दे आइदर एज अ नॉन हीलिंग अल्सर विथ वेरी डिग्री ऑफ पेन एंड ओकेजनल एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द लीजन, यूजुअली हैव एन इरेगुलर एज एंड इन ड्यूरेशन ऑफ द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू। जो भी अल्सर फॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉन हीलिंग वाला रहता है। मे बी अगर इसमें से ब्लीड भी हो सकता है, मे बी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और मे बी इसका जो एजेस रहते हैं, लीजन्स के जो एजेस रहते हैं वो इरेगुलर टाइप के रहते हैं, और जो सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्वेशन होने का काम रहता है, मतलब जो फैलने वाला रहता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फिर exophytic growth of duration may be several weeks to few months before patient seeks treatment.
इसमें क्या रहता है, एक्सोफाइटिक क्या होता है, ग्रोथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे सेवरल वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स तक, मतलब ये इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ होता ही रहता है। बिफोर पेशेंट सिक्स ट्रीटमेंट, जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है, जब तक ट्रीटमेंट लेने की नौबत नहीं आ जाती, तब तक उसका ग्रोथ इतना चलता रहता है। एक्सोफाइटिक ग्रोथ में प्रेजेंट एज अ कॉलीफ्लावर लाइक इरेगुलर ग्रोथ और मे बी फ्लैट। जो एक्सोफाइटिक ग्रोथ होती है वो क्या होती है, कॉलीफ्लावर जैसे गोभी, फूल गोभी होती है ना, फूल गोभी कैसे फैलती है, कैसे वो होती है, तो वैसे ही इसके भी जो कैंसर के अल्सर होते हैं वो वैसे ही फैलते हैं, फूल गोभी जैसे उसके अपीयर भी होते हैं और फैलते भी वैसे ही हैं। और मे बी ये फ्लैट भी हो सकते हैं, मे बी ये कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। मोर एविडेंस्ड लीजन कैन प्रेजेंट विथ पेन, ब्लीडिंग एंड फिक्सिटी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। जो लीजन्स रहते हैं, जो मोस्ट एडवांस लीजन्स है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन प्रेजेंट होता है, ब्लीडिंग प्रेजेंट होता है, और वो फिक्स होते हैं अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी लीजन्स हुआ है वहाँ